नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं यतेंद्र शर्मा। 3 जून ये वो तारीख थी जब केंद्र सरकार ने कृषि से जुड़े पुराने कानून में संशोधन किया, जबकि 2 नए अध्यादेश भी पारित किए। कृषि से जुड़े इन 3 अध्यादेशों को लेकर 3 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया है, लेकिन हंगामा लगातार बढ़ता जा रहा है। किसानों से जुड़े संगठन और विपक्ष इन अध्यादेशों को खेती और किसान के खिलाफ बता रहे हैं। किसान संगठनों का कहना है कि इन अध्यादेशों से निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा, मंडियां खत्म हो जाएंगी। इसी कड़ी में किसान संगठनों की ओर से गुरुवार पिपली की अनाज मंडी में किसान बचाओ रैली का आयोजन किया जा रहा है। हालांकि कोरोना काल में भीड़ जुटने को लेकर प्रशासन अलर्ट है। अनाज मंडी के आसपास धारा 144 लागू कर दी गई है। सरकार की ओर से भी किसानों से रैली ना करने की अपील की जा रही है, क्योंकि कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसे में भीड़ जुटाना खतरे से खाली नहीं होगा। हालांकि पिपली में होने वाली रैली को विपक्ष का साथ भी मिल रहा है। कांग्रेस ने भी सरकार के अध्यादेशों को किसान विरोधी बताया। आखिर इन अध्यादेशों पर इतना बवाल क्यों मचा है? इन अध्यादेशों में क्या प्रावधान है, बारीकी से हम आपको समझाएंगे और इस बड़ी बहस में हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। इंडिया न्यूज हरियाणा आपको बताएगा ग्राफिक्स के जरिए कि आखिर वो कौन से अध्यादेश हैं जिन पर पूरे प्रदेश में हंगामा हो रहा है। ग्राफिक्स के जरिए अब आपको दिखाते हैं कि कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य अध्यादेश 2020, संवर्धन और सरलीकरण अध्यादेश ये 2020 है, किसान मूल्य आश्वासन तथा कृषि सेवा अध्यादेश 2020 ये एक अध्यादेश सरकार लेकर आई है। ऐसे 3 अध्यादेश हैं जिसमें एक आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020 इसे संशोधित किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। इसके अलावा 2 अध्यादेश और लाए गए हैं। ये 3 अध्यादेश हम आपको दिखा रहे हैं, आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं और आपको विस्तार से समझाते हैं कि आखिर इन अध्यादेशों में क्या है। कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य अध्यादेश को लेकर क्यों आखिर में हंगामा हो रखा है, क्योंकि इसके तहत किसान को कहीं भी किसी भी मंच पर व्यापार और वाणिज्य की आज़ादी है, यानी कि वो अपनी उपज कहीं भी खरीद और बेच सकता है। उपज की लाभकारी कीमत उसको मिलेगी। किसान जिस कीमत पर तैयार होगा वो उसी कीमत पर उसे बेचेगा। राज्य में या उसके बाहर भी, यानी कि किसी दूसरे राज्य में भी व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए यह अध्यादेश लाया गया है। हालांकि पहले केवल जो मंडियां होती थी उन्हीं में बेचने की अनुमति होती थी। पैन कार्ड के साथ कोई भी संगठन व्यापार और लेन देन प्लेटफॉर्म संचालन कर सकता है। पहले हर किसी को इस तरह की अनुमति नहीं थी, लेकिन इस अध्यादेश ने अनुमति दी। और सबसे खास बात कि जो व्यापारी किसानों की उपज खरीदेगा, जो उनकी फसल खरीदेगा, जो उनका अनाज खरीदेगा, उसे 3 कार्य दिवसों के अंदर, यानी कि जो 3 दिन होंगे कार्य दिवस के, उसके अंदर उसको भुगतान करना पड़ेगा। और केंद्र सरकार उत्पादन के लिए मूल्य सूचना और जानकारी प्रणाली भी विकसित करेगी। ये इसकी खास बातें हम आपको इंडिया न्यूज हरियाणा पर बता रहे हैं कि किसान व्यापारी विवाद को एसडीएम निपटाएंगे और एसडीएम के फैसले को जिलाधिकारी और डीसी होगा उसके यहां उसको चुनौती भी दी जा सकती है। कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य अध्यादेश से किसानों को क्या फायदा होगा, यह भी हम आपको बताते हैं। फसल बेचने के लिए कौन सा बेहतर विकल्प होगा, आखिरकार इस अध्यादेश के जरिए किस तरह से फायदा किसानों को मिलेगा, ये हम आपको आज टीवी स्क्रीन जो आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा की, वो ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि बेहतर और लाभकारी कीमत इससे किसानों को मिलेगी और 45% तक की बढ़ोतरी किसान की आय में संभव होगी। अनुबंधित किसान स्वतंत्र किसान से औसतन 25% ज्यादा कमाई करते हैं। मौसम और बाजार की जानकारी से कमाई में 15 से लेकर 25% तक बढ़ोतरी की संभावना है। इस अध्यादेश के द्वारा किसानों को 15 से 25% तक का फायदा मिलेगा और कटाई के बाद कभी कभी जो फसलों का नुकसान होता है, उस नुकसान को भी कम करने का उपाय, कम करने की बात इस अध्यादेश में की गई है। फसल बेचने के बेहतर विकल्प इस अध्यादेश के जरिए किसान के सामने रखे गए हैं।
दूसरे अध्यादेश की बात करें तो इसको भी हम आपको समझा देते हैं कि इसमें आखिरकार है क्या। दो प्रकार के अनुबंध की खेती इसमें की जाएगी। पहला, उपज का जो स्वामित्व उत्पादन होगा वो उसके दौरान किसानों के पास वो स्वामित्व रहेगा उत्पादन का, और वितरण पर जिस दर पर मूल्य तय होगा वो मूल्य उस किसान को डायरेक्ट मिलेगा। प्रायोजक उत्पादन का जोखिम उठाता है और सेवा के बदले किसानों को भुगतान करता है। यानी कि जो प्रायोजक होगा वो उत्पादन का जोखिम उठाएगा, किसान को नुकसान नहीं होगा। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के स्टॉक सीमा खरीद पर लागू नहीं है, उसको बदल दिया गया है। पहले जो 1955 का नियम था कि उसमें एक सीमा तक ही भंडारण किया जा सकता है, लेकिन अब भंडारण की कोई सीमा नहीं रहेगी। माल जमा करने वाला और सुविधा देने वाला भी पक्षकार बन सकता है। पंजीकरण समझौते और कृषि समझौते के पंजीकरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री की सुविधा रहेगी। किसान के अधिकार को हतोत्साहित करने के लिए कोई समझौता नहीं कर सकता, ये इसकी खासियत है इस बिल की, इस अध्यादेश की, कि किसान के अधिकार को हतोत्साहित करने के लिए कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता। तीसरे अध्यादेश की भी बात हम आपको बता देते हैं कि किसान मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अध्यादेश का असर किसान पर क्या पड़ेगा, ये भी हम आपको बताते हैं। पूरे देश में अनुबंध खेती का एक समान कानूनी ढांचा रहेगा। जो असमान कानूनी ढांचा रहता है वो अब एक समान कर दिया गया अनुबंध खेती को लेकर, यानी कि किसान को दिक्कत ना हो, कानूनों को लेकर ज़्यादा दिक्कत ना हो, तो इसको एक समान कानून के तहत लाया गया। और कंपनियों को खेती के समझौते में प्रवेश के लिए प्रोत्साहित करना ताकि किसानों की आय बढ़े। पहले कीमत गिरने पर जो अनुबंध किया जाता था कंपनियों के साथ, कंपनियां घाटा देखकर पीछे हट जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर कोई इस तरह से नुकसान होता है तो वो कंपनियों के ही हिस्से में जाएगा, यानी किसान का नुकसान नहीं होगा। पूरे देश में अनुबंध खेती का एक समान कानूनी ढांचा होगा और खेती के समझौते में अगर प्रवेश खेती कंपनियां करती हैं उनको प्रोत्साहित किसानों को किया जाएगा। हम आपको आवश्यक वस्तु अधिनियम के बारे में भी बताते हैं कि आखिरकार ये है क्या, पहले क्या था और इस बार क्या संशोधन हुआ है। आलू, प्याज, दलहन, तिलहन और तेल के भंडारण पर लगी रोक को इस अध्यादेश जो संशोधन किया गया उसके जरिए हटाया गया है। पहले आप ज़्यादा भंडारण नहीं कर सकते थे, लेकिन अब भंडारण की सीमा नहीं होगी। राष्ट्रीय आपदा, अकाल, युद्ध, असाधारण जो मूल्य वृद्धि जैसे हालात में ये सीमा, जो स्टॉक की सीमा होगी, जो भंडारण की लिमिट होगी, वो लागू की जाएगी। खुदरा मूल्य में 100% यानी कि 100% से ज़्यादा की वृद्धि होने पर ही ये सीमा लागू होगी। स्टॉक करने की जो सीमा वो तभी लागू होगी, यानी कि साफ है आलू, प्याज, दलहन, तिलहन और तेल के भंडारण पर अब कोई भी रोक, किसी भी तरह की रोक नहीं होगी जब तक जो सिचुएशन है वो आपातकाल जैसी ना हो। खुदरा मूल्य में 100% से ज़्यादा की वृद्धि होने पर भी ये सीमा लागू होगी। इस पूरे मामले पर सवाल उठा रहा है कि कोरोना काल में रैली क्यों हो रही है, जबकि कोरोना काल में लोगों की जो संक्रमित लोगों हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, मौतें भी लगातार हो रही है, तो कोरोना काल में रैली क्यों, ये इंडिया न्यूज हरियाणा का सवाल है। और अध्यादेशों से किसानों पर क्या फर्क पड़ेगा, विपक्ष क्यों कर रहा है इन अध्यादेशों का विरोध, इन सब पर, इस बड़ी बहस पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद रहेंगे हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल साहब, वहीं कांग्रेस की तरफ से विधायक रहेंगे बीवी बत्रा जी, और इनेलो की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी इस बड़ी बहस में हमारे साथ भाग लेंगे। सबसे पहले कृषि मंत्री जेपी दलाल जी के पास मैं जाता हूं। जेपी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस बड़ी बहस में। कोरोना काल में आप देख ही रहे कि किस तरह से लगातार सरकार कदम उठा रही है, लेकिन संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन विपक्ष है कि मानता नहीं, और वो किसानों के साथ इस समय जब उनका साथ देना चाहिए तो वो राजनीति करने से बाज नहीं आ रहा। और जो अध्यादेश जो आप दावा भी कर रहे हैं कि किसानों की भलाई के लिए हैं, लेकिन वो कोरोना काल में उसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। धन्यवाद जी। ये सही है कि विपक्ष, खासकर कांग्रेस पार्टी, जब सत्ता से बाहर होती है तो किसान हितैषी होने का ढोंग करती है। कांग्रेस के वक्त में ही किसान का सबसे ज़्यादा शोषण हुआ है, उसकी फसल मंडियों में बर्बाद होती फिरी हुई है। 3-3, 5-5, 10-10 रुपए के चेक उसको जब फसल खराबी हुई मुआवजे के मिले हुए हैं। हर तरह के उसका एक्सप्लॉयटेशन होता रहा है
और अब जो ये अध्यादेश आए हैं, इतने दशकों से ये मांग थी कि किसान का बेचारे का उसका भाव जो है बायर डिसाइड करता है, किसान को छूट मिलनी चाहिए, किसान अपनी मर्जी का भाव ले सके, अपनी मर्जी की जगह फसल बेच सके। जब ये क्रांतिकारी कदम भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र सरकार ने ये लिया है, तब से कांग्रेस की बेचैनी बढ़ गई है। उसको लगता है कि जी किसान वर्ग जो है सारे देश का मोदी जी की नीतियों में विश्वास करते हुए और इस फैसले से इतना लाभान्वित तो होगा कि उनकी जो राजनीतिक जमीन है वो खिसक जाएगी। और कांग्रेस ने पीछे झूठ बोलकर कर्जे माफी का नारा देकर मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में जो झूठ बोल के वोट लिए थे, उसका परिणाम उसको पता है कि उसके एमएलए छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं और गांव में उनको घुसने नहीं देते। कांग्रेस की हमेशा नीति ये रही है, जब सत्ता में रहती है तो उसकी नीतियां कुछ और होती है, सत्ता से बाहर होती है तो उसको किसान की सारी याद आ जाती है। और यही हरियाणा के अंदर, हरियाणा के किसान भाइयों का मैं धन्यवाद अदा करता हूँ, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इनके गुमराह में, इनकी बातों में नहीं आते और इन चीज़ों में जो कांग्रेस ने प्रचार किया है कि मंडियाँ खत्म हो जाएंगी, एमएसपी खत्म हो जाएगी, परचेज खत्म हो जाएगी, किसने कहा है? ये अपने आप ही भ्रमित करके ये प्रचार कर करके अपने आदमियों को किसान के नेता के रूप में खड़े करके जो भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। हरियाणा का किसान मूर्ख नहीं है, हरियाणा का किसान का बेटा सब चीज़ समझता है। आज सारी दुनिया की सारी जानकारी इंटरनेट के माध्यम से उसको पता है और उसको पता है कि उसको अच्छा भाव मंडी में अगर मिलता है तो वो अपना सामान को मंडी में बेचेगा। एमएसपी की जो परचेज है वो सरकार करेगी, हर साल करेगी, भाव बढ़ा के करेगी। और किसान को अगर मंडी से बाहर कोई उसका अच्छा बायर मिलता है, प्याज का, अमरूद का, आलू का, दाल का, किसी चीज़ का, तो उसको कोई मंडी का कानून उसके ऊपर लागू नहीं होगा। वो बायर और सेलर के बीच की बात होगी। हाँ, अगर बायर उसके साथ कोई धोखा करता है, गुमराह करता है, तो उसके लिए एसडीएम की कोर्ट में, ताकि ज़्यादा लंबा मुकदमा ना चले, तुरंत फैसला सरकार अपनी मर्जी से किसान के हित में करा सके, तो ये प्रावधान किया हुआ है। लेकिन तो दलाल किसी भी साहब, जिस रूप तरह में, से विरोध हो किसी रहा है, भी तो ऐसे में क्या हरियाणा सरकार क्या किसानों को देने वाली है? क्योंकि ये दो अध्यादेश तो आप नहीं लेकर आए हैं। एक जो स्टॉक की जो सीमा, जिसमें संशोधन किया गया है, एक सीमा होती थी भंडारण की, क्योंकि ज़्यादातर जब महंगाई बढ़ती है तो अब यही आरोप लगता है कि भंडारण काफ़ी कर लिया है कुछ व्यापारियों ने, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है। तो किस तरह से फायदा मिलेगा किसानों को? महंगाई बढ़ने का अगर नुकसान होगा तो किसान को तो नहीं होगा। किसान की उपज, गेहूं, चावल, आटा, प्याज, जो भी कोई फसल है उसका भाव बढ़ता है तो किसान को लाभ होता है। मान लीजिए किसान ने आधा प्रोडक्ट बेच दिया, 80% बेच दिया, तो किसान का घर कभी खाली नहीं होता। उसके घर में 10 बोरी अगर उसने बेचा है तो 2 बोरी हमेशा रखता है। अगर उसका भाव बढ़ता है तो किसान को उसका लाभ होता है। लेकिन ये उपभोक्ता को मैं मान सकता हूँ कि कोई नुकसान हो सकता है महंगाई बढ़ने का, लेकिन किसान को कैसे नुकसान होगा? मुझे इसमें किसान को गुमराह कैसे कर सके ये लोग, मेरी समझ में नहीं आती। और किसान को समझते किसान गुमराह हो जाए, किसान गुमराह होने वाला नहीं है। जी, हमारे साथ इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी साहब भी जुड़ गए हैं। राठी साहब, आपने मंत्री जी की बात सुनी। दलाल साहब कह रहे हैं कि केवल आप लोग विपक्ष कर रहे हैं, विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए उसको ना निभाकर केवल किसानों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, जबकि जो अध्यादेश आए हैं उनसे फायदा किसानों को मिलेगा। सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ आपका कि आपने कृषि मंत्री को कम से कम बुलाया तो सही। मेरा ये कहना है कि आप भी जो न्यूज़ है उनसे, मुझे उनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही जी। न्यूज़ ना लो आप, मेरा ये कहना है। अभी जिक्र किया है 3 अध्यादेशों में ये किसान के लिए डेथ वारंट है। मैं पूछना चाहता हूँ दलाल साहब से, जो कृषि मंत्री है, माननीय कृषि मंत्री जी, कि भाई इन अध्यादेशों में जो ये 3 अध्यादेश हैं जो कोरोना की इस महामारी के टाइम पे पूरे देश में किसानों के खिलाफ ये अध्यादेश भारत सरकार की तरफ से जारी हुए, इनमें किसमें ये लिखा हुआ है कि एमएसपी लागू रहेगी? एक भी अध्यादेश में बता दो आप, हम मान जाएंगे। हम मान जाएंगे अगर एक भी अध्यादेश में ये बात लिखी हुई होगी कि एमएसपी लागू रहेगी। नंबर 1। नंबर 2, दूसरी बात ये है कि ये कहते हैं कि भाई
किसान को तो फायदा होगा, आम आदमी को हो सकता है उसका नुकसान हो जाए। जो बड़ी बड़ी कंपनियां स्टोर करेंगी वो अपनी मर्जी से बेचेंगी, मर्जी से बेचेंगी तो आम आदमी को उसका बहुत बड़ी नुकसान होगा। आप कहते हो कि आप ये अध्यादेश के मुताबिक जो मंत्री जी अभी जिक्र कर रहे थे, वो कहते हैं कि किसान अपनी फसल खरीद भी बेच सकता है। मैं पूछना चाहूंगा, आप किसान के बेटे हो, क्या ट्रक ट्रॉली भर के कनाट पर इसमें ले जाकर बेचोगे आप? किस तरह से आड़तियों को और किसानों को लड़ाने का काम ये सरकार कर रही है। ठीक है राठी साहब, मैं आपके सवाल मंत्री जी से पूछ लेता हूं। मंत्री जी, सवाल यही है कि किसान और व्यापारियों के बीच में लड़ाई कराने की बात आप कर रहे हो, क्योंकि जो पुराने रिश्ते चले आ रहे हैं किसान और आड़तियों के, वो खत्म हो जाएंगे। और जहां तक एमएसपी की बात है, जो अध्यादेश आए हैं उनका कहना है कि कहीं भी एमएसपी का जिक्र नहीं है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना रहेगा, क्योंकि कंपनियां भोले वाले किसानों को लूट सकती हैं, उनको बहका सकती हैं। इसको लेकर कोई रुख साफ नहीं है। राठी साहब, ये कहाँ लिखा गया है कि एमएसपी नहीं रहेगा? ये कहाँ लिखा गया है कि एमएसपी पे परचेज नहीं चलेगी? ये कहाँ लिखा गया है कि मंडी में परचेज नहीं चलेगी? किसान को एक दूसरी ऑप्शन दी गई है कि आपको एमएसपी पे माल बेचना है, सरकारी खरीद करनी है तो मंडी में आइए। अगर उसके अलावा आपको अलग कोई भाव मिलता है, कोई चक्की वाला, कोई गोदाम वाला, कोई दाल बढ़ाने वाला आपका प्रोडक्ट को 10 रुपये 20 रुपये फालतू मिलता है, या आपके अमरूद को, प्याज को, गोभी को कोई महंगा लेता है, तो आप उस पर रुकावट क्यों डालना चाहते हैं? एमएसपी खत्म करने की बात कहाँ पर लिखी गई है, मुझे बताओ। कहीं पर हमने ये नहीं कहा कि एमएसपी नहीं रहेगी, कहीं भी ये नहीं कहा कि मंडियां नहीं रहेंगी। मंडियां भी रहेगी, एमएसपी रहेगी, परचेज भी रहेगी, और किसान को ये अल्टरनेटिव ऑप्शन भी रहेगा। लेकिन इनका ये भी कहना है दलाल साहब कि अगर किसान भारी माल बेचेगा और कंपनियां उसे बेवकूफ़ बनाएंगी तो मंडियां तो धीरे धीरे करके खत्म हो जाएंगी, तो फिर एमएसपी कहाँ एमएसपी के लिए कहाँ जाएंगे किसान? नीचे पे नहीं है। क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है दलाल साहब? आ रही है आवाज मेरी? ठीक जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आपकी आवाज मिल रही है। क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? मिल रही है, लेकिन इको है, इको बहुत ज्यादा है। जी ठीक है, मैं अपना सवाल दोहराता हूँ और हमारी टेक्निकल टीम लग रही है कि आपकी इको खत्म हो जाए। दलाल साहब, सवाल यह है कि जो अपोजिशन आरोप लगा रहा है, उसका आरोप है कि जब मंडियां धीरे धीरे करके खत्म हो जाएंगी, व्यापारी और आड़ती और जो किसानों का रिश्ता वो खत्म हो जाएगा, जब मंडियों का अस्तित्व ही नहीं बचेगा धीरे धीरे, तो एमएसपी कहाँ मिलेगी फिर? नहीं, एमएसपी आड़ती देता है क्या? एमएसपी सरकार देती है जी। आड़ती तो उसका एक एजेंट का कमीशन का काम करता है। एमएसपी को मंडी थोड़ी देती है, एमएसपी हरियाणा सरकार, भारत सरकार देती है जी। और हमने कभी नहीं कहा कि हम मंडी पे परचेज बंद करेंगे, हम एमएसपी पर परचेज नहीं करेंगे, हमारी मंडियां नहीं चलेगी। ये लोग अपने आप ही भ्रम फैला रहे हैं कि ना मंडी रहेगी ना एमएसपी रहेगी जी। ये टोटली दुष्प्रचार है। हरियाणा के कृषि मंत्री के नाते मैं बताता हूं कि हरियाणा सरकार हर साल एमएसपी पे परचेज पहले से ज़्यादा करेगी जी। मंडी में खरीदी पहले से ज़्यादा चलेगी, मंडियों का विस्तार भी हम करेंगे, नई मंडियां भी हम बनाएंगे, बल्कि हम तो गन्नौर के अंदर 4000 करोड़ रुपए की लागत से विश्व स्तर की मंडी जो बनाने जा रहे हैं, जिसका टेंडर अगले महीने शुरू होने जा रहा है। यहाँ पर सोनीपत के अंदर फूलों की मंडी बनाएंगे, एप्पल की मंडी पिंजौर के अंदर बढ़ाएंगे। किसान के लिए एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है कि इसके अलावा एमएसपी से ऊपर अगर कहीं आपको अच्छा भाव मिलता है तो आपको कोई रुकावट नहीं है, आपकी इच्छा है तो बेचो, ना इच्छा है तो मंडी में बेचो। यानी कि अगर कहीं ज्यादा मूल्य उन्हें मिलता है, ज्यादा उनको फायदा मिलता है तो वो वहां जा सकते हैं। पहले वाला अनुबंध, पहले वाली दिक्कत नहीं है कि नहीं बेचेंगे। नहीं, कोई पाबंदी नहीं। किसान के ऊपर दशकों से ये मांग थी, किसान के बांध के रख रखा है, किसान के भाव का, फसल का भाव बाहर डिसाइड करता है किसान बेचारा। ये किसने किया? कांग्रेस ने तो किया। आज जब मोदी जी ने फैसला कर दिया कि किसान अपनी मर्जी से एमएसपी पे माल बेचे, मंडी में बेचे, सड़क पे बेचे, गोदाम में बेचे, जहां उसको अच्छा भाव मिले वहां बेचे, तो ये गुमराह करने के लिए इन्होंने प्रचार शुरू कर दिया। तो ये किसान हितैषी फैसला है, इससे किसान को फायदा होगा और कांग्रेस की जमीन खत्म हो जाएगी।
राठी साहब आपने सुना मंत्री जी का साफ कहना है, जो आप एमएसपी का जो मुद्दा उठा रहे हैं उनका कहना है कि किसी भी अध्यादेश में ये नहीं लिखा कि एमएसपी नहीं होगी, वो मंडियों में जाए, अगर उनको एमएसपी पर ही बेचना है तो मंडियों में उनका स्वागत है, मंडियों का विस्तार किया जाएगा, कई सारी नई मंडियां खुल रही हैं, लेकिन अगर उन्हें उससे ज़्यादा मूल्य मिल रहा है, उससे ज़्यादा फायदा मिल रहा है तो वो बाहर भी जा सकते हैं, ये उनको स्वतंत्रता है। एक मिनट में खत्म करूंगा बात है जी। मैं ये कहीं लिखा हुआ है कि सरकार एमएसपी रेट देगी, एमएसपी के अनुसार खरीदेगी। नंबर 2, 72 घंटे में किसान को पेमेंट मिलने का कानून इसमें नहीं लिखा हुआ है। नंबर 3, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात कहीं नहीं लिखी है। ये इन बड़ी बड़ी कंपनियों के हाथों में ये रहता है और इससे आम आदमी को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। किसान को भी बहुत भारी नुकसान इस बात का होगा कि जब एमएसपी खत्म हो जाएगी और ये मंडियां भी खत्म कर देंगे तो किसान कहाँ बेचने के लिए जाएगा। राठी साहब इन्होंने की तरफ से कहा जा रहा है कि एमएसपी खत्म नहीं हो रही है, मंडियों का और विस्तार किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात जो अभी आप कह रहे हो कि 3 दिन में जो भुगतान की बात है, क्या उससे भी दिक्कत है कि 3 दिन कम है या ज्यादा है? मैं ये कह रहा हूँ कि इन अध्यादेशों में कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि हम एमएसपी देंगे। मेरा ये कहना है, ये खामखा की बात और लोगों को बरगलाने की कोशिश। लेकिन जेपी दलाल साहब इंडिया न्यूज हरियाणा पर ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं कि एमएसपी खत्म नहीं की जाएगी, जो मंडियां हैं उनमें एमएसपी के आधार पर ही किसान अपनी फसल बेच सकते हैं, अगर उन्हें ज्यादा मिल रहा है तो वो बाहर जा सकते हैं, वो उनकी मर्जी है। मेरा ये कहना है कि दलाल साहब तो ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं और हम भारत सरकार का ये नोटिफिकेशन दिखा रहे हैं, इसमें कहीं भी एमएसपी देने का जिक्र नहीं है। ये खामखा की बात करने का कोई लाभ नहीं है। दलाल साहब जवाब दीजिए, अपने उसी मुद्दे पर हैं। मुझे एक चीज समझ में नहीं आया, एमएसपी की परचेज कहाँ होती है? जी। मंडी में होती है। एमएसपी की परचेज कौन करता है? सरकार करती है। सरकार का फूड सप्लाई का महकमा है या एफएड का है, वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन का है, वो करते हैं। और ये ऑर्डिनेंस, ये कानून किसके लिए, ये कानून किसके लिए है? ये मंडी से बाहर की बात है। मंडी से बाहर के ऊपर एमएसपी का वो है। मंडी से बाहर तो किसान बेचेगा ही जब उसको मंडी से ज्यादा भाव मिलेगा। इसमें मंडी का कानून नहीं है कि आपने एमएसपी लागू किया मंडी में, इसमें नहीं है कहीं भी ये बात। दूसरी बात ये है कि ये मंडी का ये कानून मंडी का है ही नहीं, मंडी से बाहर का है। मंडी से बाहर किसान को मुक्त किया गया है कि अपनी मर्जी से अच्छा भाव उसको कहीं मिलता है तो उसको मंडी वाले उसको रोक नहीं सकते। इसमें आप कहाँ दिखाओ एक बार मेरे को, कहाँ लिखा है ये बात है जो आप कह रहे हो? ये पढ़ के देख लो आप इसको। मंडी से बाहर कोई भी किसान अपनी मर्जी से किसी भी भाव में अच्छा भाव उसको मिलता है तो अपना उत्पाद को बेच सकता है। मैं ये कह रहा हूँ आपसे मंत्री जी, इसमें आप ये दिखा दो कि किसान की एमएसपी नहीं घटेगी, एमएसपी जारी रहेगी, ये दिखा दो एक बार आप। एमएसपी का मुद्दा कहाँ से आ गया? जब मैं कहता मंडिया भी रहेगी, एमएसपी भी रहेगी, परचेज भी रहेगी, इस ऑर्डिनेंस से उसका मतलब क्या है? ये मंडी से बाहर की बात है। मंडी के बाहर करके किसान टारगेट भी है क्या इस बार? कितनी ज्यादा आप खरीदारी करोगे एमएसपी पर? पिछली बार से कोई टारगेट मिलता है, मंडी से ज्यादा भाव मिलता है तो उसमें छूट दी गई है। ये किसान और आड़तियों की किस्मत का फैसला प्राइवेट कंपनी के हाथों में ना दो आप। किसान और आड़ती का किस्मत, मेरी बात सुनिए, मैं राठी साहब मैं खुद किसान हूँ, खेती करता हूँ, मंत्री बाद में हूँ, किसान पहला हूँ। किसान की किस्मत का फैसला भाजपा सरकार करेगी, किसान के हित में करेगी, किसान के फायदा करेगी, किसान का नुकसान नहीं होने देगी। आप किसान हो तो किसानों के हितों की आवाज उठाओ। आप किसान के लिए कुछ भी आप मेरी बात सुनिए, आप कोई भी प्रपोजल लेके आई जिससे किसान का फायदा होता हो, जो व्यवहारिक हो, हरियाणा सरकार किसी भी संगठन से, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, किसी किसान यूनियन से कोई भी अच्छी सलाह मिलती है उसको लागू करने में पीछे नहीं हटेगी। ये तो किसान के इसके खिलाफ है ये जो कानून आप लेकर के आए। लेकिन राठी साहब ये किस तरह का हित है कि कोरोना काल में जहां सैकड़ों हजारों लोग संक्रमित हो रहे हैं, उनकी जान जा रही है, आप फिर भी सब जानते हुए भी हजारों की संख्या में या सैकड़ों की संख्या में किसानों को इकट्ठा कर रहे हैं? ये किस तरह का हित है? हम नहीं प्रदर्शन कीजिए, प्रदर्शन करने की कोई मनाही नहीं है, लेकिन इकट्ठा तो ना हो कहीं। अरे मेरी बात सुनिए, आप सरकार की तरफदारी ना करिए प्लीज। नहीं, मैं किसानों की तरफदारी कर रहा हूँ। मैं तो सारे सवाल जो आप उठा रहे हैं मैंने दलाल साहब से पूछे हैं। राठी साहब
अरे सुनो सुनो, आप किसानों की तरफदारी नहीं कर रहे हो, आप सरकार की तरफदारी कर रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी पार्टी इकट्ठा नहीं कर रही है, किसान अपने आप इकट्ठे हो रहे हैं, किसान और आड़ती अपने आप इकट्ठे हो रहे हैं। और अगर सरकार जुल्म ज्यादती करेगी, सरकार गलत कानून बनाएगी, तो लोग तो इकट्ठे होंगे। ये कोरोना काल में इन्होंने इस किस्म के कानून बना दिए जो पूरे हिंदुस्तान में किसानों के आड़तियों के खिलाफ है। आज क्या कर दिए इन्होंने। आप मुझे राठी साहब, आप आड़ती का हित देखते हो, व्यापारी का हित देख रहे हो या किसान का हित देख रहे हो? बोले पहले ये फैसला नहीं कर पा रहे। आप किसान का हित देख रहे हो या व्यापारी का हित देख रहे हो? हम किसान का भी देख रहे हैं, व्यापारी का भी देख रहे हैं, लेकिन आप तो एक बार में एक की बात करिए ना। आप किसान की बात करिए, व्यापार की, बिजनेस की बात, मंडी की बात फिर हम अलग से बात कर लेंगे। मंडी को भी हम किसी तरह से आबाद रखेंगे, मंडियों में और सुविधा देंगे, मंडी में व्यापार भी बढ़ाएंगे। ठीक है, मैं आप दोनों के पास आऊंगा। हमारे साथ कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा साहब भी जुड़ गए हैं। बत्रा जी, इस बड़ी बहस में आपका स्वागत है। किसानों को लेकर बहस हो रही है, तो क्या जो सरकार कह रही है कि एमएसपी वो नहीं हटा रही है, हालांकि और जो अगर उसे कीमत ज्यादा मिलती है बाहर मंडियों से, बाहर बाजार में, तो वो स्वतंत्र है, इसको लेकर दिक्कत क्या है? नहीं, हमारा ये कहना पहले तो ये कहूंगा दलाल साहब से, ठीक हो ना, कोविड नेगेटिव तो हो गया ना आपका, बिल्कुल ठीक हो जाए। फिक्र करो, एक्सपेरिमेंट मत करो। मैं किसान का बेटा हूँ, हरियाणा के किसान जिस तरह ठीक हो जाते हैं उसी तरह मैं ठीक। किसान बख्शेगा ना व्यापारी बख्शेगा। इस व्यवस्था में आज तक जो कुछ था उसमें त्रुटि क्या थी? उसमें त्रुटि क्या थी बताइए ना इस बात के लिए। न वो तो लोगों ने वो बत्रा जी सुनिए, बत्रा जी सुनिए, उसमें आप जिम्मेदार नहीं रहे क्या? आप किसान नहीं रहे क्या? क्या आप अच्छे वकील हो, लेकिन मेरी बात तो सुनिए पहले। आप लोगों ने मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, मेरी बात पूछना चाहता हूँ कि आप सुनिए, कहाँ गया आपका वादा? कहाँ गया? आप मेरी बात सुनिए, बात आप सुनिए। Why the government is side tracking all the things? आप ये एक्सपेरिमेंट करके किसान पहले मरा पड़ा है, किसान की कचूमा निकला पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी ने किसान को पीस के रख दिया है और इस टाइम आप एक्सपेरिमेंट करें। आपकी सरकार, देखिए साहब, बत्रा जी, ये कोर्ट की तरह बहस करने का प्लेटफॉर्म नहीं है। पहली बात तो बताता हूँ, किसान के साथ जो कांग्रेस पार्टी ने किया है उसका नतीजा ये आज है कि लगभग सारा भारतवर्ष कांग्रेस मुक्त हो गया है। आप लोगों ने देश के किसान की कमर तोड़ी और उसी का नतीजा आज ये है कि सारा देश में जो एक वक्त में कांग्रेस का हर जगह शासन होता था, धीरे धीरे करके कांग्रेस मुक्त भारत हो गया है। और अब जब लगता है कि किसान हितैषी फैसले इतने होते जा रहे हैं और कांग्रेस को कहीं घुसने की जगह नहीं मिलेगी किसानों में, तब ये जो अपनी पुरानी नीति के अनुसार किसान के कंधे पे बंदूक रख के राजनीति करना चाहती है कांग्रेस, ये लक्ष्य कभी कामयाब नहीं होगा। और मुझे तो दुर्भाग्य है कि जो हमारे पुराने मुख्यमंत्री हुड्डा जी, वो भी कहते हैं कि आप ये भीड़ लेके आओ, वो भी कहते हैं कि आप सड़कों पे आ जाओ। उनको किसान की चिंता नहीं है, किसान को ना हो। दलाल साहब, जिस तरह का माहौल बन रहा है और कल किसान संगठन इकट्ठे होते हैं, तो क्या करेगी सरकार? क्या उनसे बातचीत करने की कोई रणनीति बनाई है? क्या किसी प्लेटफॉर्म पर उनको लाया जाएगा? वो मकसद दोबारा पूरा नहीं होने वाला है, ये मकसद कांग्रेस का पूरा नहीं होगा। हरियाणा का किसान दलाल साहब, मेरा सवाल आपसे है, दलाल साहब मेरा सवाल आपसे है, अगर कल जो किसान संगठन है वो अपनी चेतावनी के बाद इकट्ठे हो जाते हैं, हालांकि धारा 144 लागू की गई है, तो सरकार की रणनीति क्या होगी? उनसे किस प्लेटफॉर्म पे बात की जाएगी? क्या कोई रणनीति बनाई? मैं लॉ एंड ऑर्डर में नहीं देखता, ये मेरा दूसरा मंत्री देखता है। मेरी तो हाथ जोड़ के किसान होने के नाते हाथ जोड़ के किसान भाइयों से प्रार्थना है कि कांग्रेस के जाल में वो ना आए, इससे बचे। कांग्रेस ने आपका बहुत एक्सप्लॉयटेशन किया है, कांग्रेस ने किसान की कमर तोड़ के रख दी है। आज जो अच्छे फैसले मोदी जी की सरकार आपके हित में करती जा रही है, उसको देखकर कांग्रेस बेचैन है। कांग्रेस को क्या पड़ी है? कांग्रेस ऐसे कैसे आह्वान कर सकती है कि आज भीड़ करवा रही है कोरोना के संकट में? और इन्होंने जब मंडियां चली तो क्या कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ जो सारे किसानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रही है? मंडियों का बहिष्कार कर दो, व्यापारी भाई मंडी ना चलाओ, किसान को परचेज ना हो, तो ये चीजें सब लोगों के
संज्ञान में है। किसान अच्छी तरह समझता है कि किसान के लिए कांग्रेस ने क्या किया। नहीं दलाल साहब, मेरा सवाल यह है कि अगर फिर भी किसान इकट्ठा होता है और अगर कानून तोड़ता है तो क्या आपकी सरकार जो उनको भड़का रहे हैं, जो उनको उकसा रहे हैं, क्या ऐसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करेगी? करना चाहिए जी। जो किसान को गुमराह करते हैं, किसान का नुकसान पहुंचा करते हैं, किसान के कंधे पर रख के अच्छी राजनीति करना चाहते हैं, उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन उसका क्या होगा दलाल साहब, जो अध्यादेश में जो संशोधन हुआ है, स्टॉक की कोई लिमिट नहीं होगी, भंडारण करने की कोई लिमिट नहीं होगी, तो क्या ऐसी स्थिति पर भी काबू करने की कोई योजना बनाई गई है? क्योंकि ज्यादातर हमेशा देखा जाता है जब महंगाई बढ़ती है, आलू प्याज को लेकर खास किसान की प्रोडक्ट का किसी का भी भाव बढ़े तो किसान को फायदा है। किसान को क्यों मारना चाहते हैं? किसान के फसल के उत्पाद को रेट को कम क्यों करना चाहते हैं? किसान का भाव बढ़े तो अच्छी बात है, चाहे उसके पास 10% 20% भी उपज बची हुई है, उसका भी अगर उसको 4 बोरी का भाव भी अच्छा मिल जाता है तो कांग्रेस को तकलीफ क्यों होती है? नहीं, मेरा राठी साहब से सवाल है। राठी साहब, सीधा सवाल है, पहले जब भी महंगाई बढ़ती है तो आरोप यही लगता है कि भंडारण ज्यादा कर लिया व्यापारियों ने। अब जो संशोधन आया है उसमें तो भंडारण की कोई सीमा ही नहीं है, तो क्या फिर से उसका फायदा इस तरह के व्यापारी उठाएंगे? क्या सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर दी? मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, मंत्री जी बताइए, आप स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट क्या आपने लागू कर दी? आप मुझे एक चीज बताइए राठी साहब, पहले एक चीज बताइए, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट कब आई थी? रेलवे स्टेशन बेच रहे उसके हो, बाद एयर इंडिया बेच उसके रहे हो, बाद रिलायंस बेच रही है, मेरी छोटा सा सवाल है BSNL कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट कब आई थी? उसके बाद दूसरी पार्टियों की सरकारें कितने साल रही, उन्होंने क्या कार्रवाई की, उन्होंने क्या एक भी कदम आगे बढ़ाया? और हमारी सरकार ने कितने पैमाने पर उसको लागू किया? पहले इस चीज का बताइए कि कितने सालों तक आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने नंगे बदन नारनौल से लेकर चंडीगढ़ तक की यात्रा की थी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कराने के लिए। आज भी कोशिश कर रहे हैं कि किसान के हित में कोई भी फैसला लेना हो, चाहे वो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट हो, चाहे ड्रिप इरिगेशन की स्कीम हो, चाहे मंडियों में एमएसपी की परचेज हो, चाहे मंडियों को बढ़ाने का काम हो, खाद बीज की व्यवस्था करने की बात हो, फसल को मुआवजा देने की बात हो, हर चीज में हम किसान के साथ खड़े हैं। और मैं आपके साथ हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि जेपी दलाल मंत्री बाद में है, किसान पहले है। आज भी किसान की फसल खराब हुई, हमने तुरंत आदेश कर दिए कि कपास की जहाँ जहाँ फसल है उसकी स्पेशल गिरदावरी करके उसको मुआवजा देने का प्रावधान किया जाए। लेकिन तो ये भारत सरकार का ये गजट नोटिफिकेशन है, इसमें सरकार के और आम आदमी के खिलाफ फैसले लिए गए हैं जो कि गलत है। और हमारी पार्टी के नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने ये बात बहुत जोर शोर से उठाई है। हमारी पार्टी के नेता, हमने तो इंडियन नेशनल पार्टी की तरफ से अपने प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग में पिछले महीने ये प्रस्ताव पास करके ही भेजा था। और इसके अलावा अभी विधानसभा में काला अटेंशन मोशन भी हमारी पार्टी के नेता ने दिया था, लेकिन आपने सेशन चलने नहीं दिया। आपने 3 दिन का सेशन करके 3 घंटे दोबारा हो सेशन जल्दी, और उसमें आप ठीक है कि आपका काले टेंशन मौसम पे बहस हो जाए। और मैं बत्रा साहब से सवाल कर रहा हूँ। बत्रा साहब, दिक्कत क्या है अगर किसान और जो कंपनियां हैं वो डायरेक्ट अगर अपनी कीमत किसान अगर उनसे बात करता है, सीधा लेन देन करता है, तो उसमें दिक्कत कहाँ है? बत्रा जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, बत्रा जी से हमारा कांटेक्ट शायद नहीं हो पा रहा है, अगर जैसे ही संपर्क होगा उनके पास फिर से चलेंगे। राठी साहब, प्रॉब्लम क्या है कि अगर खरीदार और बेचने वाला दोनों आपस में बात करते हैं और जो कमीशन खाते थे, जो एजेंट्स थे जिनको कमीशन खोरी की आदत पड़ी हुई थी या जैसे भी उनका बिजनेस है, अगर उनको अलग कर दिया जाता है और किसान को उसकी उपज का अच्छा फायदा मिलता है, तो उसमें प्रॉब्लम कहाँ रही है? अगर मंडी से बाहर किसान को अच्छा भाव मिलता है तो कोई एतराज नहीं, अच्छी बात है जी। लेकिन हमारा ये कहना है कि भाई इस कानून में एमएसपी का कहीं जिक्र नहीं है कि एमएसपी जारी रहेगी। हमारी पार्टी का स्पष्ट स्टैंड है कि इस कानून में एमएसपी जारी रहे और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार किसान को उसका फसल का पैसा मिले और 72 घंटे के अंदर अंदर पैसा मिले। इसमें ये कई बात लिखी हुई नहीं है, इसलिए हम ऐतराज करते हैं इस कानून पर। और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस कोविड के टाइम पर इस कानून बनाएगी और लोग ऐतराज नहीं करेंगे तो फिर लोग तो मर जाएंगे, किसान तो मर जाएगा, व्यापारी बर्बाद हो जाएगा, आम आदमी के सामने बहुत भारी दिक्कत आएगी।
कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो इन्होंने कानून बनाया है, उस कानून में जहाँ जिन प्रदेशों में ये कानून लागू है वहाँ सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या करते हैं। इसलिए ये किसानों का डेथ वारंट है, इसको वापस लिया जाना चाहिए। चलिए बिल्कुल, दलाल साहब आपकी बात सुन रहे हैं। बेबी बत्रा साहब हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। बत्रा साहब, आपकी पार्टी किसानों के आंदोलन का समर्थन कर रही है, लेकिन ये किस तरह का समर्थन है कि कोरोना काल में उनकी जान की भी परवाह नहीं की जा रही और उन्हें इकट्ठा करने के लिए उकसाया जा रहा है? हमने कोई इकट्ठा नहीं किया जी, ये गलत एलिगेशन है। लेकिन पार्टी की तरफ से तो आया है कि समर्थन है, अगर उनका आंदोलन हो रहा है, अगर वो कहीं इकट्ठे हो रहे हैं। समर्थन की और बात होती है। हमने कोविड में कोई पब्लिक मीटिंग नहीं की है, ना ही कोविड में हमने कोई ऐसा समर्थन देने के लिए कोई लोगों को इकट्ठा किया है इस बात के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार को ऐसे एलिगेशन बिल्कुल नहीं लगाने चाहिए। सरकार का दिवालिया निकल चुका है। सरकार ये गिरने के कगार पे, सरकार नहीं चलने वाली है किसी हालत में। जिस हालत में सरकार चल रही है, लॉ एंड ऑर्डर का बैठा हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर के नाम की कोई चीज नहीं है। रिसेशन आ गया है, मार्केट में लोग भूखे मर रहे हैं स्टेट के अंदर, किसी बात की किसी परवाह। रोजगार चला गया, इंडस्ट्री खत्म हो गई, एग्रीकल्चर सेक्टर खत्म हो गया, ट्रेडर्स खत्म हो गया। कहाँ पर रह गया? लोग तो अपनी सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं और इस टाइम इनको ये अत्याधिक सोच रहे हैं ऐसे टाइम के अंदर। इसलिए लोगों को संभालो, लोगों को रोजगार दो, लोगों को रोजी रोटी दो, देश तरक्की करे। GDP 29% नीचे आ रही है, कोई फिक्र नहीं है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। इंडस्ट्रियल सेक्टर का बुरा हाल हो रहा है। सिर्फ भाषण देने से और उन देने से सरकारें नहीं चलती है, ना ही ये ऐसे अध्यादेश देने से सरकारें चलती है। लोगों का कॉन्फिडेंस जीतो, लोगों का दिल जीतो। लोग कहें अगर ये अध्यादेश बिल्कुल ठीक किसान के हक में है तो किसान किसकी वर्गलाय में आएगा? क्यों किसान वर्गलाय में आएगा? किसान समझदार है, किसान अपने भले बुरे को समझता है। सभी लोग अपने भले बुरे को समझते हैं। जो आदमी भले बुरे को समझता है, किसी के कहने से कोई नहीं हो, कोई किसी हाल में बहकावे में नहीं आता, ना ही बहकावे में किसी हाथ में आना चाहिए। यहाँ तक आप कहते हैं कि हम किसानों को बहका रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ना हमने किसानों के नाम कोई सम्मेलन किया है, ना कुछ किया है। हाँ, कोविड की कंडीशन SOP के दौरान सबको रखते हुए इस लड़ाई को हम जारी रखेंगे। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमेशा ही इस बात के लिए कि आप पहले MSP का सबसे पहले स्वामीनाथन के हिसाब से अध्यादेश लाओ, फिर इन अध्यादेशों के बारे में आपसे बात करेंगे, सब कुछ करेंगे। किसान के हित की बात करते हैं। सरकार न, भारतीय जनता पार्टी तो किसान की दुश्मन है और कभी इन्होंने किसान के बारे में सोचा नहीं है। किसान की कभी हितैषी नहीं है। पता नहीं कहाँ के एक्सपेरिमेंट लाके, फार्मूले लाके आपके सामने ये रख रहे हैं। ठीक है बत्रा साहब, मैं आपके पास आऊंगा। दलाल साहब, आपने बत्रा साहब की बात सुनी, राठी साहब की बात सुनी। साफ है कि इनका आरोप है किसानों का दिल जीतने की कोशिश आपने नहीं की, सरकार किसानों के बारे में नहीं सोच रही है। तो क्या किसान संगठनों से कोई बातचीत हुई थी अध्यादेश को लाने को लेकर, या जब केंद्र सरकार लाई उसके बाद आपने किसान संगठनों से बात की कि किस तरह से वो आपके साथ हैं या नहीं है? देखिए, दशकों से जो किसान हितैषी, किसान विचारक थे, किसान संगठन थे, वो इन चीज़ों की मांग करते आते थे। और एक बड़ा भारी मुद्दा था, सभी बोलते थे कि किसान बेचारे की उपज का भाव बायर डिसाइड करता है, किसान को पाबंदी से मुक्ति चाहिए, किसान को अपनी उपज बिकने का अच्छा भाव लेने की छुट्टी चाहिए। जब मोदी जी ने ये क्रांतिकारी कदम उठाया है जी, तब कांग्रेस को दिक्कत शुरू हो गई है। किसान को दिक्कत नहीं है इन अध्यादेश से, किसान को खुशी है कि उसको 2 ऑप्शन मिल गए हैं कि MSP के ऊपर मंडी में जो भाव बेचना मिलता है वहां बेचे, मंडी में अच्छा भाव मिलता है तो मंडी में बेचे, मंडी से बाहर अच्छा भाव मिलता है तो बाहर बेचे। किसान को अपनी फसल बेचने के लिए किसान को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसान के नाम पे गुमराह करके राजनीति करने वाली, किसान का शोषण करने वाले, किसान को एक्सप्लॉइट करने वाले कुछ राजनीतिक हैं, उनको तकलीफ जरूर है। और किसान के कंधे पे रख के जो बंदूक चलाना चाहते हैं, किसान इनकी बातों में नहीं आएंगे। मुझे अपने हरियाणा के किसान पे पूरा भरोसा है। और हरियाणा सरकार, चाहे भाव देने की बात हो, सिंचाई की व्यवस्था देने की बात हो, बिजली देने की बात हो, खाद पानी देने की बात हो, मुआवजा देने की बात हो, स्वतः संज्ञान में लेकर किसान के साथ खड़ी है। और नमन करते हैं देश के किसान को। सब धंधे बर्बाद हो गए, लेकिन खेती बाड़ी कृषि जो है, इसमें एक सवाल ये भी आता है कि जो किसान है बड़े भोले होते हैं, उनको बहकाया जा सकता है। और कंपनियां आने वाले वक्त के अंदर लोगों को उनको बहकाने के लिए रखती है, क्या कंपनियां उनका फायदा नहीं उठाएंगी अगर वो डायरेक्ट उनके बीच में लेन देन होगा? देश की अर्थव्यवस्था को किसने बचाया? तो वो भारत का किसान होगा, उसके पसीने ने भारत की अर्थव्यवस्था को बचाया। मेरा सवाल भी सुन लीजिए,
दलाल साहब, मेरा सवाल यह है कि किसान जिस तरह से हमारे यहाँ बोले वाले हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनका फ़ायदा ये जो मार्केटिंग जो करती हैं जिस तरह से कंपनियाँ, क्या उनको उनका नुकसान नहीं होगा अगर उन्होंने ज़्यादा कम दामों में खरीद लिया? इसको लेकर कोई कानून है? क्यों बेचेगा अध्यादेश सस्ता में? जब किसान के पास मंडी में भाव दिया हुआ है, निश्चित भाव बेचने गया, उससे अच्छा भाव मिलेगा तभी बेचेगा। किसान को कोई कानून ऐसा पाबंद नहीं करता कि आपको सस्ता में बेचना पड़ेगा। किसान को तभी बाहर बेचे जब उसको अच्छा भाव मिले। मंत्री जी, जी राठी जी बताइए। प्रधानमंत्री जी ने 2019 के चुनाव में घोषणा की थी कि हम पूरे देश के किसानों के कर्जे माफ करेंगे। क्या कर्जे माफ कर दिए? नहीं, हमने ऐसी कोई घोषणा नहीं की थी ना। प्रधानमंत्री जी की घोषणा है, ये तो वीडियो वायरल हो रहे हैं, मैं भेजूंगा आपके पास। ना वीडियो ना ये आपके पास होगा वीडियो, या हमारे पास प्रेस में मीडिया में कहीं है तो दिखाओ। ना गलत बयानी, राठी साहब गलत बयानी ना करें। ये घोषणा झूठी घोषणाएं करना कांग्रेस का काम रहा है, भारतीय जनता पार्टी की ऐसी नीति नहीं रही। घोषणा की वीडियो भेजूंगा आपके पास, आप भेज दीजिए और आपसे पूछूंगा भी। हाँ बिल्कुल। ये ट्यूबवेल के कनेक्शन देने का वादा किया था सरकार ने, ट्यूबवेल के कनेक्शन देने का वादा किया था। एक छोटा सा एक सब डिवीजन है नारायणगढ़ में 420 किसानों ने ट्यूबवेल के लिए अप्लाई किया था, और आपको सुनकर के ताज्जुब होगा 30-30 हजार रुपए उनसे जमा करवा लिए, और केवल 22 किसानों को कनेक्शन मिले हैं, केवल 22 किसानों को। और जो प्राइवेट कंपनी को ठेका दिया था बीजेपी सरकार के टाइम पे मोटर लगाने का, ये कहा गया था फलानी कंपनी की मोटर खरीदो, वो कंपनी ही भाग गई, और अब उन किसानों को कहा जा रहा है कि भाई अब दूसरी कंपनी आ गई, इसकी मोटर खरीदो। ये किसानों समस्या का सामना किसानों को करना पड़ रहा है। देखिए राठी साहब, एक मिनट मेरी बात सुनिए। किसानों को हरियाणा के अंदर सबसे कम रेट पे बिजली दी जाती है। 6-6.5 हजार करोड़ रुपए की सब्सिडी, लगभग हर एक ट्यूबवेल के ऊपर 1.5-2 लाख रुपए की बिजली जो है किसान सरकार के खर्चे से बिजली बोर्ड को देती है। तो सरकार ने हमने ये कोशिश की, मुख्यमंत्री जी ने एक अच्छी सोच की कि ऐसी मोटर लगाया जाए, सरकारी संपत्ति है, हरियाणा सरकार के खजाने का पैसा है, कि इसमें 1000 करोड़ 800 करोड़ रुपए की बिजली बच जाए, ऐसी मोटर लग जाए 5 स्टार 3 स्टार 4 स्टार की, तो हरियाणा के लोगों का पैसा ये कहीं और काम आ जाएगा। हमारी नीयत यही थी कि बिजली बर्बाद ना हो, ज्यादा बिजली खाने वाली मोटर ना लगाई जाए, और इस महीने के अंत किसानों के पैसे लेकर के ठीक है। बत्रा मैं आऊंगा राठी साहब, आपके पास समय कम है, बत्रा जी से भी मैं सवाल ले लेता हूं। बत्रा जी, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उसको लेकर क्या दिक्कत है? क्योंकि सरकार का तो दावा है कि किसानों की से आमदनी बढ़ेगी, बिक्री सुनिश्चित होगी, तो इसमें कहाँ विवाद हो रहा है? मैं सर किसी को विवाद नहीं है, हमारे विपक्ष के नेताओं को छोड़ के किसी आदमी को विवाद नहीं है। यानी किसानों को विवाद नहीं है, केवल अपोजिशन को विवाद है। किसान को तो एक ऑप्शन मिल रही है कि उसको बत्रा जी को भी बोलने दीजिए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराता है तो करे, पाबंदी नहीं है। किसान स्वेच्छा से अगर उसको एमएसपी से दुगना रेट पे कोई खेती कराना चाहता है, या कोई अच्छा भाव दे के स्पेशल अपना बीज दे कराना चाहता है, किसान की मर्जी हो तो करे, ना हो तो ना करे। लेकिन हमने मॉडल ऐसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक्ट ऐसा बना दिया, एक फार्म ऐसा बना दिया कि किसान को कोई दबा ना ले, किसान की जमीन को गिरवी ना रख ले, किसान का पैसा ना खा जाए। तो ये इसलिए सुविधा किसान के लिए कि किसान के उसके पास तो बड़े बड़े वकील हैं कंपनी के पास, किसान की वकालत सरकार करेगी कि किसान को दबा ना ले, इसलिए एक्ट बनाया। यानी कि किसान की वकालत सरकार करेगी, सरकारी वकील मुहैया कराएगी? क्यों नहीं करेगी? मंत्री जी हेलो। हाँ बोलिए बत्रा जी, आवाज आ रही है आपकी। मंत्री जी कृपया बताएंगे कि कोविड-19 के अंदर हरियाणा सरकार ने या केंद्र सरकार ने किसान को कौन सा रिलीफ दिया है, बताएंगे आप? खोल के बताइए। कोरोना काल में अध्यादेश लेकर आई है सरकार किसानों के हित में। कोविड-19 रिकॉर्ड के हिसाब से बताइए कि कांग्रेस पार्टी ने कोशिश की गेहूं की और सरसों की मंडियां ना चले, कर्जा आपने माफ किया है, और किसानों के हमने 1800 मंडियां चलाई, सारी परचेज की। ठीक है, समय कम है। किसान का अपनी गेहूं है उसकी परचेज हो गई, इसमें कौन सा स्थान हो गया? सरकार का कौन सा स्थान? आपने कोरोना के अंदर किसान को क्या रिलीफ दिया है, इस बात का जवाब दीजिए।
ठीक है, आप फिलहाल बताइए ना कौन सा फिलहाल इस चर्चा को यहीं रोकना होगा क्योंकि समय अब हमारे पास जो था वो खत्म हो चुका है। फिलहाल आप तीनों हमारे साथ इस चर्चा में, इस बड़ी बहस में जुड़े। इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जहां अपोजिशन का दावा है कि एमएसपी का जिक्र अध्यादेशों में नहीं किया गया, इससे किसानों को नुकसान होगा, तो वहीं सरकार का दावा है कि एमएसपी बनी रहेगी मंडियों में। मंडियों की जो एमएसपी, अगर उससे ज्यादा रेट मिलता है किसानों को तो वो बाजार में जाकर बेच सकते हैं, उनको किसी भी परमिशन की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। उनका जो आय दुगनी करने का जो वादा था सरकार का, ये उस दिशा में एक बड़ा कदम है। फिलहाल इंडिया न्यूज हरियाणा की इस बड़ी बहस में इतना ही। हरियाणा जो इंडिया न्यूज हरियाणा, उस पर खबरों का सिलसिला लगातार चलता रहेगा।